नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से हम इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। ऐसा ही एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था, लेकिन ऐसे क्या कारण बने कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम के जगह में अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 काम कर रहा है। तो इसमें कोई बहुत विशेष कारण नहीं है। अगर आप 2019 के अधिनियम और 1986 के अधिनियम को देखेंगे तो दोनों ही अधिनियम फोकस करते हैं कि उपभोक्ता किसी भी प्रकार से ठगा न जाए, जो उसको वादा किया जा रहा है वह वादा उसको मिले, और यदि कोई उपभोक्ता किसी भी कारण से ठगा जाता है तो उसके निवारण का, उसको न्याय देने का ठीक ठाक प्रावधान हमारे सिस्टम में हो। लेकिन 1986 का जो अधिनियम था और 2019 का अधिनियम है, उस अधिनियम में आप एक चीज महत्वपूर्ण देखेंगे कि 1986 के आसपास जब आप देखते हैं तो न तो संचार के माध्यम थे, न ही इंटरनेट के माध्यम से थे। आज आप एक क्लास लेकर के मुझसे पढ़ रहे होंगे, एनालाइजर का क्लास लिया होगा, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा और आपको क्लास मिल गया। हम भी क्या कर रहे हैं, उस क्लास को आपको बेच ही तो रहे हैं। आप फ्लिपकार्ट में जाते हैं, फ्लिपकार्ट से आप कोई एक सामान खरीद लेते हैं, आपको दुकान में जाने की जरूरत नहीं। और 1986 में ये चीजें थी कि आपको दुकान में फिजिकली जाना है, आप जाए, आपका कोई प्रतिनिधि जाए, कोई भी तरीका हो। उस समय तो टेलीफोन भी नहीं था, मतलब आम प्रचलन में तो नहीं ही था टेलीफोन। तो 1986 के अधिनियम में और अभी के अधिनियम में एक तो महत्वपूर्ण है कि अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ई कॉमर्स की बात आती है, तो ई कॉमर्स में आप देखेंगे कि वो चीजें बाद में शुरू हुई, उससे पहले 1986 के आसपास ये चीजें थी नहीं। अब मान लेते हैं 1986 में अगर आप जाते हैं, 1986 के समय में जब ये अधिनियम आया था, तो उस समय एक चीज और देखते हैं कि अभी अगर आप किसी भी प्रकार से ठगे जाते हैं तो आप कॉल के माध्यम से, ऑनलाइन वेबसाइट, पोर्टल आदि के माध्यम से भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन 1986 के आसपास ऐसी कोई सुविधा थी ही नहीं, या फिर ऐसा कोई अस्तित्व था ही नहीं ऑनलाइन का। तो उन सब चीजों को दुरुस्त करने के लिए गवर्नमेंट अगर चाहती तो इसे 1986 के अधिनियम को संशोधित कर सकती थी। लेकिन अगर संशोधित किया जाता तो संशोधित करने में मुख्य समस्या यह थी कि बहुत सारे भाग को बहुत अलग अलग जगहों पर संशोधित करना पड़ता। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1986 के अधिनियम को छोड़ दिया और सीधे सीधे 2019 का एक नया अधिनियम ले आया। संशोधन की बात नहीं की उसने। अगर हम बात करें, अब सीधा सीधा बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्यों लाया गया, या फिर इसके क्या उद्देश्य हैं, यह अधिनियम के शुरुआत में ही बता दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस अधिनियम को देखेंगे, आपके सामने पीडीएफ होगा, तो उस पीडीएफ में आप देखेंगे कि 9 अगस्त 2019 को यह फाइनली राजपत्र में प्रकाशित होता है। यानी 9 अगस्त 2019 से यह अधिनियम लागू हो जाता है पूरे भारत में। पूरे भारत में या भारत के कुछ हिस्सों में, उसको अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन 2019 से अधिनियम लागू होता है। अगर हम बात करें कि यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में लागू होता है, तो यह था 70वें वर्ष, 70वां, मतलब 70वें वर्ष में ये लागू होता है। 2000 अगर 1950 से आप जोड़ेंगे तो 2019 जो आएगा
वो 70वां साल होगा, तो इसीलिए 70वें वर्ष में लागू होता है। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक आईएमपी प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने मुख्य रूप से देखे फैक्ट के रूप में कि ये चीजें इसमें हैं। यही अधिनियम बताता है कि आखिर ये अधिनियम क्यों लाया गया। तो शुरुआत में इसमें लिखा है, देखिए आप लोग के पास पीडीएफ होगा, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय और प्रभावी प्रशासन एवं परिनिर्धारण के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम लाया जाता है। सबसे पहली बात क्या करता है, सबसे पहला कहता है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लाया क्यों गया। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, कि उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा की बात करता है, की रक्षा की बात करता है। और दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हो, यानी उपभोक्ता किसी भी प्रकार से ठगा ना जाए, उसको जो चीजें वादा की जा रही है वो उसे संरक्षित रूप से मिले। तो उपभोक्ता के हितों का संरक्षण, के हितों का संरक्षण, ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसके लिए अधिनियम लाया गया। और तीसरा एक पॉइंट है कि अगर किसी प्रकार की ऊंच नीच होती है, मान लेते हैं किसी उपभोक्ता को लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, यानी मुझे जो वादा किया गया था वो चीज मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तब एक पॉइंट आता है कि इसके अगर वैसी कोई समस्या आती है तो आता है प्रभावी प्रशासन। प्रभावी प्रशासन मतलब वह कहां कंप्लेन करेगा, उसके कंप्लेन को किस प्रकार से सुना जाएगा, ये सब चीजें प्रभावी प्रशासन के अंतर्गत आएंगी। और अगर एक और चीज कहें तो कहते हैं कि विवादों का निपटान, यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका निपटारा, सेटलमेंट कैसे होगा, ठीक, विवादों का निपटारा। तो ये 4 चीजों पर फोकस करता है और ऐसी व्यवस्था को लागू करने के लिए ये अधिनियम क्या बोलते हैं, व्यवस्था बनाने की, मैकेनिज्म बनाने की बात करता है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिस व्यवस्था में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हो, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हो, प्रभावी प्रशासन हो, यानी कंप्लेन आदि कैसे करना है वो पता चले, और अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा हो। उसके लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए अधिनियम लाया जाता है। यानी यह अधिनियम जो है पूरा शुरू से आखिरी तक पढ़ेंगे तो इन्हीं 4 बिंदु पर फोकस रहेगा। चाहे वो जो भी चीजें की जाएंगी वो उपभोक्ता के हित में की जाएंगी, जो भी चीजें की जाएंगी वो उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए की जाएंगी। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। कभी अगर आपसे अवधारणा वाला प्रश्न पूछ दे और आपको कुछ भी पता नहीं है, केवल आपको ये 4 उद्देश्य पता है, तो भी आप बनाने की स्थिति में होंगे प्रश्न को। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करूं 2019 की, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे टोटल 8 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है और 107 धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। अध्याय की संख्या कितनी है? अध्याय जो है वो टोटल 8 है और धाराएं इसमें कितनी है टोटल? तो धारा की संख्या है 107। अब कौन कौन से अध्याय में क्या क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 जो कि प्रारंभिक है, प्रारंभिक नाम से जाना जाता है। अध्याय 1 जो कि प्रारंभिक के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत जो धाराओं की संख्या है वो केवल 2 धाराएं पढ़नी है, जो कि धारा 1 है
और धारा 2 है। फिर देखेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात करता है। अध्याय 2 में उपभोक्ता संरक्षण परिषद के विषय में बात की गई है और धारा 3 से लेकर के 9 तक इसमें बात की गई। उपभोक्ता संरक्षण परिषद और धारा की संख्या कहेंगे तो धारा 3 से लेकर के धारा 9 तक उपभोक्ता संरक्षण परिषद के विषय में बात किया गया है। अध्याय 3 बात करता है उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का। ये सब चीजें समझ में आएंगी, ये क्या है कैसे है वो सब भी देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे पहले चलेंगे तब तो देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी, कहां से है? धारा 10 से लेकर के धारा 21 तक। ठीक, 21 तक नहीं है, धारा 21 नहीं, धारा 27 तक है। धारा 10 से लेकर के धारा 10 से लेकर के धारा 27 तक। इसके बाद है चौथा नंबर पॉइंट यानी अध्याय 4। अध्याय 4 बात करता है उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। प्रतितोष मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, जुर्माना हर्जाना देना। जैसे मैं प्रतितोष चाहता हूं, प्रतितोष का मतलब क्या है? जैसे मेरा किसी भी कारण से 1000 रुपए का नुकसान हुआ तो मैं चाहता हूं कि मुझे वो 1000 रुपए मिले। जब मुझे 1000 रुपए मिलेगा तो मैं क्या कहूंगा? मुझे प्रतितोष प्राप्त हो गया। उसी को प्रतितोष कहा जाता है। इसके एक्चुअल मीनिंग पर भी बात करूंगा जब क्लास चलेगी। तो उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की जो धारा है वो 28 से लेकर के 73 तक रहती। धारा 28 से लेकर के 73 तक। ये क्लास बहुत लंबा चलने वाला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत धाराएं हैं। फिर अध्याय जो है 5 आ जाएगा। अध्याय 5 जो संबंधित है, आप भी ऐसे बना के लिख लीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं बनाए तो आप ऐसा वाला बना लीजिएगा। ठीक, 8 अध्याय ऐसे लिख करके ऐसे ऐसे वाला बना लीजिएगा और एक एक के नीचे लिखते जाइएगा, एक ही पेज में हो जाएगा आपका। ठीक, जैसा ये बना हुआ है देखिए, मैं दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से बनाइएगा। ठीक, आपके लिए काम आएगा। अध्याय 5 है मध्यस्थता के विषय में बात करता है। मध्यस्थता, मध्यस्थता धारा 74 से 81 तक है। फिर अध्याय 6 है। अध्याय 6 जो बात करता है वह कहता है उत्पाद दायित्व, प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्पाद दायित्व। धारा 81 से लेकर के 87 तक। फिर धारा अध्याय 7 है। अध्याय 7 का नाम है अपराध और शास्तियां। अपराध, कौन से अपराध माने जाएंगे, उसके लिए क्या सजा मिलेगी। शास्तियां मतलब सजा। अपराध एवं शास्तियां। धारा 88 से लेकर के 93 तक। फिर धारा अध्याय 8 है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण मतलब मिसलीनियस। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण मतलब मिसलीनियस, और ये हो जाएगा 93 से लेकर के 107 तक।
टोटल 107 धाराएं हैं। बहुत लंबी क्लास चलेगी, धीरे 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 चलेंगी, ठीक है, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते हुए चलेंगे। तो हमने देखा 8 अध्याय 107 धारा, और 107 धारा के अंतर्गत सबसे पहले देखा प्रारंभिक। प्रारंभिक में केवल 2 धाराएं हैं। फिर उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिसमें 3 से लेकर 9 तक, यानी अगर मैं कहूं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 7 धाराएं हैं। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण 10 से 27 तक। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग 28 से 73 तक। फिर है मध्यस्थता अध्याय 5, जो कि 74 से 81 तक धारा पढ़ना है। अध्याय 6 उत्पाद दायित्व, जो कि 81 से 87 तक है। अपराध एवं शास्तियां 88 से 93 तक, और प्रकीर्ण जो है 93 से 107 तक। 93 नहीं होगा, 94 होगा ना, 93 तो इसी में आ गया, 94, 94 से 107 तक। क्लियर है? तो अब एक एक धारा को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 1, जो कि है प्रारंभिक का। ठीक, अध्याय 1, इसका नाम है प्रारंभिक। इसके अंतर्गत हमको कुल 2 धाराएं पढ़नी है, जिसमें एक है धारा 1 और दूसरा है धारा 2। धारा 2 जो है वो परिभाषा से संबंधित है, यानी इसमें जो भी शब्दावलियां प्रयोग की जाएंगी उसके परिभाषा से। धारा 1 जो है, जिसमें बताया जाएगा इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम। दूसरा विस्तार, कहां कहां यह अधिनियम लागू होगा। तीसरा प्रारंभ, और चौथा एक चीज इसमें और ऐड है, जो है लागू होना। ठीक, ये 2 धाराएं हमको पढ़नी है। अब सबसे पहला हम देखते हैं धारा 1, जो कि नाम, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना के विषय में बात करता है। धारा 1, तो सबसे पहला धारा 1 के अंतर्गत कुल जो उपधाराएं हैं वह है 4। धारा 1 के अंतर्गत जो कुल उपधाराएं हैं वो 4। पहला उपधारा, दूसरा उपधारा, तीसरा उपधारा और ये चौथा उपधारा। पहला उपधारा इसका संक्षिप्त नाम बताता है, और संक्षिप्त नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। लिख देता हूं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसको लिख देता हूं, इसमें क्या है? संक्षिप्त नाम। ये क्या बताता है? ये विस्तार बताता है। विस्तार यानी इसका विस्तार कौन कौन से क्षेत्र में होगा। तो जब 9 अगस्त 2019 को यह अधिनियम लागू हुआ था, ठीक, 9 अगस्त 2019 को जब यह अधिनियम लागू हुआ, तब की स्थिति में इसमें बताया गया कि यह अधिनियम जो है पूरे भारत में लागू होगा, संपूर्ण भारत में लागू होगा। अपवाद बताया गया कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। लेकिन आपको मालूम है धारा 370 के हटने के बाद अभी क्या है? जम्मू कश्मीर वाला अपवाद भी हट जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तक जो बताया है बहुत फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब तीसरा नंबर उपधारा 3 जो है, उपधारा 3 धारा 1 की उपधारा 3 क्या कहता है कि प्रारंभ कब से माना जाएगा, और इस बिंदु को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रारंभ के विषय में बात करता है, यह अधिनियम कब से शुरू माना जाएगा, शुरुआत। सामान्य तौर पर अगर हम बात करें किसी अधिनियम को, अभी तक जो हमने इससे पहले वाला अधिनियम पढ़ा, तो अधिनियम में एक बात रहती है कि जब जो धारा 1 रहता है, उस धारा 1 के अंतर्गत सामान्य तौर पर 3 उपधाराएं रहती हैं, उपधारा 1, उपधारा 2 और उपधारा 3। पहली उपधारा जो कि इसमें संचित नाम बताता है वैसे ही बताता है, दूसरी उपधारा जो कि विस्तार को बताता है, और तीसरी उपधारा जो कि प्रारंभ को बताता है। लेकिन इसमें एक चौथी उपधारा भी है जो कि बताता है लागू होने को। ठीक, तो प्रारंभ और लागू होना दोनों अलग चीज है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि इस अधिनियम में अध्याय धारा 1 के अंतर्गत 4 उपधाराएं, सामान्य तौर पर 3 ही उपधाराएं रहती। ठीक, इससे पहले वाला अधिनियम आपको याद होगा तो उसमें केवल 3 उपधाराएं थी, आप जाकर के देखिएगा। तो प्रारंभ के विषय में कहा गया कि केंद्र सरकार अधिसूचना में जिस तिथि को भी प्रारंभ तिथि घोषित कर दे कि अब से अधिनियम की शुरुआत होती है, तब से यह अधिनियम प्रारंभ माना जाएगा, शुरुआत माना जाएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें कि केंद्र सरकार जो है अधिसूचित करेगी राजपत्र में। किसमें? राजपत्र यानी गजट। और आप जो पीडीएफ देख रहे हैं वो पीडीएफ भी राजपत्र के प्रकाशन का पीडीएफ है। ऊपर में देखिएगा भारत का राजपत्र असाधारण ऐसे लिखा होगा, ये राजपत्र वाला ही पीडीएफ है जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पहला नंबर पॉइंट इसमें देखा हमने, केंद्र सरकार जिस भी तिथि को अधिसूचना जारी कर दे राजपत्र में, उस तिथि को यह अधिनियम प्रारंभ माना जाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि केंद्र सरकार जो है अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग राज्य के लिए प्रारंभ की तिथि जो है, यानी अलग एक दूसरे राज्य में, जैसे छत्तीसगढ़ में एक तिथि को तो मध्य प्रदेश में किसी दूसरे तिथि को, अलग अलग राज्य में प्रारंभ के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी कर सकती है, या फिर एक काम और कर सकती है, अलग अलग अधिसूचना जारी न करे तो एक ही अधिसूचना निकाले और अलग अलग तिथि बता सकती है, अलग अलग तारीख बता सकती है। ठीक, समझ गए इस बात को? दूसरे नंबर पॉइंट को समझना थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा क्योंकि आप इसमें शायद उतने अभ्यस्त नहीं है, लेकिन आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। इस पॉइंट को किस प्रकार से समझेंगे? दूसरे नंबर पॉइंट को सबसे पहला तो देखा है कि प्रारंभ के लिए केंद्र सरकार जो है अधिसूचना में बताएगी कि इस तिथि से आरंभ हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, और वो तिथि 9 अगस्त 2019 था। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि अलग अलग राज्य के प्रारंभ के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी की जा सकती है। जैसे 3 राज्य लेते हैं, जैसे एक राज्य ले लेता हूं मैं एमपी मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, और तीसरा राज्य लेता हूं तमिलनाडु। 3 राज्य लेता हूं, या एक और राज्य ले लेता हूं, चौथा राज्य तमिलनाडु, और चौथा राज्य ले लेता हूं जिसको मिजोरम ले लेता हूं। सामान्य तौर पर लोग नॉर्थ ईस्ट को छोड़ देते हैं, तो मिजोरम ले लेता हूं, मिजोरम। ठीक, ये 4 राज्य हैं। दूसरा नंबर केस कहता है कि हो सकता है क्या कि 9 अगस्त को मध्य प्रदेश में लागू हो। ठीक, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? राजपत्र में अधिसूचना निकालेगी कि एमपी में 9 अगस्त से यह अधिनियम लागू होगा, 9 अगस्त 2019 से। फिर छत्तीसगढ़ में उसको लागू करना है, तो छत्तीसगढ़ के लिए उसने बताया कि 15 जुलाई
2020 से लागू होगा छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु के लिए एक अलग अधिसूचना। देखिए इसमें क्या है, ये पहला अधिसूचना निकाला, फिर दूसरा अधिसूचना निकाला, इसके लिए तमिलनाडु के लिए कोई 2021 का डेट ले लिया, 2021 का, और ये तीसरा अधिसूचना निकाला। ठीक, तो हर बार अलग अलग अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी कि ये अधिसूचना जारी हो रही है एमपी के लिए, ये अधिसूचना छत्तीसगढ़ के लिए, ये अधिसूचना तमिलनाडु के लिए, ये अधिसूचना मिजोरम के लिए, ये अधिसूचना मेघालय के लिए, ये अधिसूचना जम्मू कश्मीर के लिए, ये अधिसूचना राजस्थान के लिए। तो अलग अलग अधिसूचना निकाले, या फिर एक ही बार अधिसूचना निकाला उसने, एक ही बार अधिसूचना निकाला। पहला बात क्या बोला, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग अधिसूचना निकाला। ठीक, तो एक अधिसूचना मतलब एक जानकारी एमपी के लिए पहला ऐसे निकाल दिया। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि भाई वो कहे कि ये अधिसूचना जो है एक जानकारी निकाले, एक अधिसूचना निकाले कि हम ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसको लागू करने की या प्रारंभ करने की, लागू नहीं प्रारंभ करने की अधिसूचना निकाल रहे हैं। और इसी अधिसूचना में, एक ही अधिसूचना में बता दे कि 9 अगस्त से एमपी में प्रारंभ हो जाएगा, 12 अगस्त से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगा, 18 अगस्त से मिजोरम में प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे एक ही अधिसूचना में डेट बता दे। दोनों तरीका केंद्र सरकार को दिया गया है, कोई समस्या नहीं। ठीक, चलिए, तो ये बात अब समझ में आ गई होगी कि अलग अलग राज्य के लिए प्रारंभ करने के लिए अलग अलग अधिसूचना या एक ही अधिसूचना में अलग अलग तारीख, अलग अलग तिथि निर्धारित की जा सकती है। इसके अलावा इस अधिनियम में हमने देखा कि 8 अध्याय है और 107 धाराएं हैं। ठीक, 107 धारा मतलब 107 मिनिमम 107 उपबंध। उपबंध मतलब कंडीशंस, 107 कंडीशंस बताए गए होंगे, एक एक पॉइंट में एक एक कंडीशन, ज्यादा भी होंगे, कहीं उपधारा होगी तो कंडीशन ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन 107 बातें तो बताई गई होंगी। तो कहता है तीसरा नंबर पॉइंट कि जो अलग अलग उपबंध को लागू करने के लिए अलग अलग अधिसूचना निकाला जा सकता है। जैसे केंद्र सरकार ने बताया कि भाई 9 अगस्त 2019 से हम इस अधिनियम के अध्याय 3, अध्याय 5, अध्याय 7 को लागू कर रहे हैं, और बाकी को हम बाद में बताएंगे कि बाकी जो अध्याय है उसको कब से लागू करेंगे। या अध्याय को छोड़ दे, धारा पर बात करें तो केंद्र सरकार बता सकती है कि हम इस अधिनियम के धारा 1 से लेके 102 तक को अभी लागू कर रहे हैं, बाकी की धाराएं जो होंगी उसको कब लागू करेंगे उसको हम अलग से बताएंगे। तो यही कहना चाहता है कि अलग अलग उपबंध के लिए अलग अलग अधिसूचना या अलग अलग तिथि जारी की जा सकती है। अलग अलग अधिसूचना मतलब कि पहले बताया कि 50 धारा तक हम अभी लागू कर रहे हैं, फिर दूसरा अधिसूचना निकाला कि 50 धारा फिर लागू कर रहे हैं, फिर तीसरा अधिसूचना निकाला, 1, 2, 3 अधिसूचना निकाले, मतलब 3 अधिसूचना में 3 अलग अलग तिथि हुए। या फिर एक ही अधिसूचना निकाला और बोला कि हम 50 धारा अभी लागू कर रहे हैं और 50 धारा 50 दिन बाद लागू हो जाएगा, उसके बाकी की धाराएं 70 दिन बाद लागू हो जाएगी। ठीक, तो उसको समझिए, उसको समझ चुके हैं आप लोग। तो यहां लिखता हूं अलग अलग उपबंध को लागू करने यानी प्रारंभ करने के लिए अलग अलग अधिसूचना या तिथि निर्धारित की जा सकती है। ठीक, 3 पॉइंट देख लिया। ठीक, चलिए अब इसमें प्रारंभ का मतलब क्या है। प्रारंभ का मतलब यही है कि किसी उपबंध, कोई भी कंडीशन को लागू होने की जो तिथि होगी उसको प्रारंभ माना जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, उपधारा 4। उपधारा 4 बहुत अच्छा उपधारा है और इस अधिनियम में दिया गया है तो और भी अच्छा है। उपधारा 4 बहुत विशेष है। अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखता है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अभिव्यक्त रूप से
अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिनियम सभी माल और वस्तुओं पर, माल और सेवाओं पर लागू होगा। माल मतलब वस्तु। इसका कहने का मतलब क्या कहता है कि किसी वस्तु पर, जैसे इस गिलास पर, यह अधिनियम लागू होगा या नहीं होगा। क्या केंद्र सरकार इसके लिए अलग से बताएगी कि गिलास पर लागू हो रहा है, क्या इस पर लागू हो रहा है, या मेरे शर्ट पर लागू हो रहा है, इस डिजिटल बोर्ड पर लागू हो रहा है, सामने कैमरा है उस पर लागू हो रहा है? तो ऐसा नहीं बताएगी। यही कहता है उपधारा 4, कहता है कि सभी, यह अधिनियम जो है सभी वस्तु एवं सेवा पर लागू होगा। सभी वस्तु और सेवा पर लागू होगा। कहता है कि अगर किसी वस्तु या सेवा पर लागू नहीं होगा तो कौन सी वस्तु या सेवा पर लागू नहीं होगा? कौन सी वस्तु या सेवा पर लागू नहीं होगा, इस विषय में अधिसूचना निकाली जाएगी। यानी यहां पर जो वस्तु और सेवा के विषय में बात कही गई है वो यूनिवर्सल बात कही गई है कि सभी और वस्तुओं और सेवाओं पर यह खुद ही लागू हो जाएगा। अगर किसी वस्तु या सेवा पर लागू नहीं करना है तो वैसे अपवाद की अधिसूचना केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित करेगी, तब से उस वस्तु या सेवा पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी वस्तु और सेवा पर, मतलब सभी वस्तु और सेवा पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि बार बार आप पूछेंगे कि भैया इस गमछा में होगा नहीं होगा, रुमाल में होगा नहीं होगा। अरे सभी पर लागू होगा, जिस पर लागू नहीं होगा हम बता देंगे तुमको किस पर लागू नहीं होगा। बार बार सवाल पूछने की जरूरत नहीं, ऐसा केंद्र सरकार इस अधिनियम में कहती है। ठीक है, तो यहां तक बात तो समझ में आ ही गई होगी। धारा 1 तो हमारा खत्म हो गया। ठीक, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्र सरकार क्या एक अध्याय को एक तिथि से लागू करे और दूसरे अध्याय को दूसरे तिथि से लागू करे तो कर सकती है? आप कहेंगे हां। मैं कहूं कि जब ये छत्तीसगढ़ में अलग डेट पर लागू किया जाएगा, मध्य प्रदेश में अलग डेट पर लागू किया जाएगा, तो आप कहेंगे हां। मैं कहूं कि धारा 5 को एक अलग डेट पर और धारा 8 को एक अलग डेट पर लागू किया जा सकता है, तो बोलेंगे हां। अगर मैं कहूं कि अगर एक ही अधिसूचना निकाली गई, उसमें बताया जा सकता है कि धारा 8 को इस तिथि से, धारा 12 को इस तिथि से, धारा 18 को इस तिथि से लागू किया जाएगा, तो आप कहेंगे हां। मैं पूछूं कि एक ही अधिसूचना एक एक धारा को लागू करने के लिए क्या अलग अलग अधिसूचना निकाला जा सकता है, तो कहेंगे हां। ठीक, ये सब बातें हमने इसमें देख ली। अब हम देखेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 अध्याय 2 नहीं, धारा 2। धारा 2 जो है बड़ा धारा है और लंबे समय तक चलेगा हमारा क्लास इसमें, जो कि परिभाषा पर बात करता है। और अध्याय 2 के अंतर्गत पहली उपधारा जो है उसमें परिभाषा से बात शुरू की गई है, उसको समझने और जानने की कोशिश करते हैं। पहली उपधारा कहता है, विज्ञापन के विषय में परिभाषा बताता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापन का क्या मतलब होगा, एडवर्टाइजमेंट का क्या मीनिंग है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो यह अधिनियम कहता है कि किसी भी श्रव्य माध्यम, यानी सुनाई देने वाले माध्यम, उसको लिखते हैं तो समझ में आएगा। पहला लिखता हूं क्या, श्रव्य माध्यम। कौन कौन से हो सकते हैं श्रव्य माध्यम? जैसे रेडियो हो गया। ठीक, रेडियो के अलावा और क्या हो सकता है? रेडियो के अलावा हो सकता है जैसे ऑडियो जिंगल बनता है, जैसे कोई बनता है ना ऑडियो जिंगल, जैसे नहीं बनता है कि ऑडियो जिंगल होता है जो सुनाई देते हैं, जैसे अरे जिंगल मतलब राइमिंग वाला गीत, जैसे
सौंदर्य साबुन निरमा, सौंदर्य साबुन निरमा, दूध से सफेदी निरमा से आए, जाने करके भी खिल खिल जाए, सौंदर्य साबुन निरमा, न न न न न निरमा। ये क्या है? जिंगल, इसी को जिंगल कहते हैं। ठीक, रेडियो हो गया, जिंगल हो गया, ऑडियो जिंगल जो बोलते हैं। ऑडियो जिंगल मतलब श्रव्य जिंगल। ठीक, श्रव्य मतलब ऑडियो, सुनने लायक। ठीक, दूसरा दृश्य, अभी इस पर भी बात करेंगे, पूरा बात करूंगा, टेंशन मत लीजिए क्या लिख रहा हूं ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। दृश्य जैसे पोस्टर हो गया, फ्लैक्स हो गया। ठीक, तीसरा प्रकाश, ध्वनि, धूम, गैस आदि का विशेष प्रभाव। कौन कौन सा? प्रकाश, ध्वनि, धूम, गैस आदि का विशेष प्रभाव। सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ठीक, चौथा नंबर पॉइंट लिखते हैं, मुद्रित सामग्री जैसे अखबार हो जाएगा, ब्रोशर हो जाएगा। मुद्रित मतलब प्रिंटेड मटेरियल, सामग्री जैसे अखबार हो गया, ब्रोशर हो गया। ठीक, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे टेलीविजन हो गया, एलईडी जो डिस्प्ले होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे टीवी हो गया, एलईडी डिस्प्ले हो गया। ठीक, इसके अलावा जैसे इंटरनेट, वेबसाइट, जो भी इंटरनेट हो गया, वेबसाइट हो गया, वेबसाइट लिख दे तो। ये सब लिखा मैंने, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं माध्यम। ठीक, विज्ञापन कहता है, विज्ञापन के विषय में परिभाषा बताया गया कि विज्ञापन किस किस माध्यम से होंगे तो उसको विज्ञापन माना जाएगा। जैसे श्रव्य माध्यम से, जैसे रेडियो में कुछ बोल दिया, कुछ ही चीज को बता दिया, वो विज्ञापन माना जाएगा। दृश्य माने जो दिखने वाला हो, जैसे पोस्टर लिखा है, पॉम्पलेट लिखा है, वो सब विज्ञापन माने जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि कई लोग, आप कभी अक्षरधाम, अगर दिल्ली का एक अक्षरधाम टेम्पल है, बहुत अच्छा टेम्पल है, उस टेम्पल में आप जाएंगे ना तो शाम को एक लाइट शो होता है। लाइट शो में आप देखेंगे तो कुछ वैसा होता नहीं है, कई जगह आप ऐसा देखे होंगे जैसे एक धुआं धुआं सा रहेगा। ठीक, धुआं धुआं सा, और उसमें लाइट को फोकस किया जाएगा, लाइट को उसमें मारा जाएगा, उस धुएं में कई तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी। अब उसको भी कई लोग प्रचार के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी इसी के लिए प्रकाश, ध्वनि, धूम, गैस आदि का विशेष प्रभाव, अगर ऐसा किसी धुआं में भी किसी चीज को प्रचारित किया जा रहा है तो वह भी विज्ञापन के अंतर्गत ही आएगा। मुद्रित सामग्री, अखबार, प्रोसेस तो जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, टीवी, एलईडी, इंटरनेट, वेबसाइट, ये सब तो जानते ही जानते। अब देखिए, ये तो इसके माध्यम हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? इसके माध्यम हो गए, जिस माध्यम से किसी विज्ञापन को प्रसारित किया जाएगा, मीडियम होगा। जैसे मेरे को कोई भी चीज बताना है, जैसे मुझे कोई भी कार्टून बना के ही दिखाना है, ठीक, तो कार्टून को मैं किस में बनाऊंगा? कार्टून को मैं पोस्टर में बना सकता हूं, मैं अखबार में बना सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक टीवी में दिखा सकता हूं, इंटरनेट में दिखा सकता हूं, लेकिन कोई माध्यम तो चाहिए। तो
विज्ञापन कहता है कि इन माध्यमों से कोई भी चीज प्रसारित की जाएगी वह विज्ञापन माना जाएगा। और कौन कौन सी चीजें प्रसारित की जा सकती हैं इस पर भी बात करता है, यानी कौन कौन सी चीजें प्रसारण के अंतर्गत आएंगी। तो उसके अंतर्गत बात की गई है, सबसे पहला कोई सूचना, इंफॉर्मेशन, कोई सूचना प्रसारित की जा सकती है, इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा। परिपत्र, परिपत्र मतलब सर्कुलर, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिएगा। कोई लेबल, लेबल तो लेबल ही है, लेबल, लेबल के अलावा कोई रैपर, बीजक, रैपर, बीजक, रैपर मतलब जैसे जिससे रैप किया जाता है, WRAP वाला रैप है ना, रैप मतलब ऐसे जिसको ऐसे ढक के देते हैं ना रैप करके, वो वाला रैप। जैसे कोई, जैसे पार्ले जी बिस्किट है तो पार्ले जी बिस्किट रैपर में बंद रहता है, उसका कवर जो होता है उसी को रैपर बोला जाता है। बीजक, बीजक मतलब जैसे कोई बिल हो गया, कोई इनवॉइस हो गया, तो कभी कभी आप जाते हैं ना जहां कहीं बिलिंग होता है तो बिलिंग में पूरा आपका वो रहता है कि कितना रुपए हुआ क्या हुआ, उस बिलिंग के पीछे क्या करते हैं, एड लगा देते हैं अपने दुकान का कि इस तिथि को लोगे तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। तो वो चीज, इसके अलावा कोई अन्य दस्तावेज भी, क्या होंगे, सब क्या माने जाएंगे, विज्ञापन माने जाएंगे। यानी कौन कौन सी चीजें विज्ञापित की जा सकती हो ये है, किस माध्यम से विज्ञापित की जा सकती हो ये, क्लियर है। तो विज्ञापन को समझने के लिए बस ये समझिए कि वो सारे माध्यम जिससे विज्ञापन किए जा सकते हैं, वे सारे चीज जिससे विज्ञापन किए जा सकते हैं विज्ञापन माने जाएंगे। दस्तावेज, इसके अलावा एक और चीज लिख लीजिएगा, कार्टून, कार्टून बना के भी तो विज्ञापन कर सकते हैं, तो कार्टून जो बनाते हैं ना, कार्टून, कार्टूनिस्ट जो होते, ठीक। ये समझ में आ गया होगा विज्ञापन का मतलब क्या है। अब इसी में जाएंगे हम धारा 2 की उपधारा 2। धारा 2 की उपधारा 2 कहता है, समुचित प्रयोगशाला की परिभाषा बताता है कि यहां पर जब आगे हम पढ़ेंगे तो जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, समुचित प्रयोगशाला, तो समुचित प्रयोगशाला क्या है, समुचित प्रयोगशाला, इसका मीनिंग क्या है, प्रयोगशाला मतलब लैब। सबसे पहला बात कि ऐसी कोई प्रयोगशाला जिसको केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो उसको समुचित प्रयोगशाला बोलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे BIS, ठीक। दूसरा प्रयोगशाला किसको माना जाएगा, समुचित प्रयोगशाला के अंतर दूसरे प्रकार का जो है उसको कहेंगे ऐसा कोई प्रयोगशाला जिसको कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, ठीक। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, दूसरा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला। लेकिन यह अधिनियम जो है पूरी तरीके से जो शक्ति देता है वो राज्य सरकार को नहीं देता, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां हैं। तो केंद्र सरकार के पास जब सारी शक्तियां हैं तो राज्य सरकार जब किसी प्रयोगशाला को मान्यता देती है तो यह मान्यता राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शिका यानी गाइडलाइन, मार्गदर्शिका
के आधार पर देगी। समझ गए? यानी ऐसा कोई राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसा कोई प्रयोगशाला जिसे राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शिका यानी गाइडलाइंस के अनुसार दिया है, वही प्रयोगशाला समुचित प्रयोगशाला के अंतर्गत आएगी। तो अभी तक हमने दो प्रकार के प्रयोगशाला देखे, एक प्रयोगशाला जिसको कि केंद्र सरकार ने मान्यता दिया है और दूसरी प्रयोगशाला जिसको कि राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त दिया है। लेकिन राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला ऐसी प्रयोगशाला होनी चाहिए जिसको कि केंद्र सरकार के दिए गए गाइडलाइन के अनुसार मान्यता दिया गया है। यहां तक बात क्लियर है मुझे लगता है, ठीक है? क्लियर है, क्लियर है ना? अब तीसरा प्रकार का प्रयोगशाला कहता है, तीसरा प्रयोगशाला कहता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी माल का वह अवधारण करने की दृष्टि से कि वह क्या उस माल में कोई त्रुटि है, विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए अनुरक्षित वित्त पोषित या सहायता प्राप्त है। मतलब क्या कहता है? तत्समय प्रवृत्त विधि क्या कहता है? तत्समय प्रवृत्त विधि का मतलब है वर्तमान में जो कानून लागू है, वर्तमान में लागू कानून। इसका मतलब क्या है भैया? वर्तमान में लागू कानून मतलब जैसे कोई एक अधिनियम केंद्र सरकार ने बनाया है, जैसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ठीक? पहले से एक वर्तमान में एक कानून चल रहा है जिस कानून का नाम है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? FSSA, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? FSSA, ठीक? या कोई दूसरा अधिनियम केंद्र सरकार ने पारित किया है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक? समझिएगा, इस पॉइंट को समझना अति आवश्यक है, अच्छा जरूरी, ठीक? कोई कानून चल रहा है, जैसे एक कानून है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, दूसरा कानून है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और इन्हीं का कानून या कोई और भी कानून होगा जो भी उस समय लागू है, इन्हीं कानूनों के अंतर्गत कोई प्रयोगशाला स्थापित की गई है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का धारा 12 कहता है कि केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वो प्रयोगशाला स्थापित करे, उनको मान्यता दे, वो सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी धारा 12 का प्रयोग करते हुए, ठीक? तो पहला कंडीशन कहता है कि वर्तमान में लागू कानून के अंतर्गत कोई प्रयोगशाला स्थापित की गई हो, और ऐसी प्रयोगशाला, इसमें कंडीशन क्या है कि ऐसी प्रयोगशाला किसी वस्तु या माल मतलब वो वाला माल तो ठीक है, कई लोग वो अलग मीनिंग है, वो मीनिंग नहीं है, माल मतलब वस्तु से, ठीक? यहां पे माल ही लिखा है तो माल ही पढ़ना पड़ रहा है, आइटम बोलेंगे वैसे, ठीक? अब वो भी एक गलत शब्द है, वैसे आइटम बोलना भी एक गलत शब्द है, माल बोलना भी एक गलत शब्द है, लेकिन चलो ठीक है, अब जो लिखा है तो लिखना ही, ठीक? तो ये जो प्रयोगशाला स्थापित होगी, ये किसी वस्तु, ब्रैकेट में माल भी लिखी देता हूं, माल
के त्रुटि और विश्लेषण को जांचता हो। माल में क्या त्रुटि है इसको जांचने का इसके पास व्यवस्था हो। ठीक, व्यवस्था हो। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है इसी में कि अगला नंबर पॉइंट कि ये जो प्रयोगशाला है किसी विधि के अनुसार, किसी कानून के अनुसार स्थापित हुई है, ठीक, और इसमें वस्तु या फिर माल को जांचने की व्यवस्था है। लेकिन एक चीज और कहता है इसमें कि भाई इन प्रयोगशालाओं का जो वित्त है, वित्त पोषण या सहायता या तो केंद्र सरकार करती हो या तो राज्य सरकार करती हो। समझ गए? प्रयोगशाला के अंतर्गत हमने देखे 3 प्रकार के प्रयोगशालाएं बनाई जा सकती हैं, जिसको हम समुचित प्रयोगशाला कहेंगे। सबसे पहला प्रयोगशाला जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई समस्या नहीं, ये तो कंफर्म है, आपको पता है। दूसरा प्रयोगशाला हमने देखा कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन केंद्र सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उसे मान्यता राज्य सरकार ने दी है। हालांकि राज्य सरकार ने मान्यता दी है, लेकिन निर्देश किसने दिया है? केंद्र सरकार ने। 3 इडियट्स मूवी देखे ना, जिसमें बोलता है लाइब्रेरियन जो रहते हैं वो आके बोलते हैं सर बोल हो रहा है लेकिन शब्द मेरे हैं। तो वैसे ही शब्द जो है केंद्र सरकार के हैं, लेकिन मान्यता कौन दे रहे हैं? राज्य सरकार। अगला नंबर पॉइंट कहता है कि यदि कोई प्रयोगशाला पहले से स्थापित है, और वो प्रयोगशाला किस प्रकार से स्थापित हो सकती है? तो वो प्रयोगशाला स्थापित हो सकती है पहले से कि पहले कोई वर्तमान में कोई कानून चल रहा है, जैसे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसी के अंतर्गत कोई प्रयोगशाला स्थापित की गई थी और उस प्रयोगशाला में किसी वस्तु या माल के त्रुटि को जांचने की व्यवस्था है, और उस प्रयोगशाला को वित्त पोषण या सहायता केंद्र सरकार करता है या तो राज्य सरकार करता है, वह भी समुचित प्रयोगशाला के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? पूरा धारा पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए यहीं तक क्लास को खत्म करते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले उपधारा पर बात करेंगे, जो कि शाखा कार्यालय, फिर हमको समझना है केंद्रीय प्राधिकरण, फिर समझना है परिवादी, हर चीज को विस्तार से समझेंगे। अभी हमारे पास समय है, दोबारा आपको कभी पढ़ना न पड़े। नमस्कार।